आज हम देखने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। और तुम्हें एक चीज़ मैं बता दूं, ये पार्ट 3 है केमिकल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। और इस वीडियो सीरीज़ में मैं थर्ड चैप्टर को बड़ी डिटेल में और एक एक कॉन्सेप्ट को तुम्हारे ब्रेन में बैठा देने वाला हूं। और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को अच्छे से पढ़ा दिया है। उसको वीडियो को देखोगे तुम तो अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई चैप्टर को पढ़ना है तो उसका क्या तरीका है वो भी मैंने पिछले वीडियोज़ में बता रखा है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये वीडियो देखो, आगे पता लग जाएगा। और तीसरी चीज़ ये कि कभी भी वीडियो को फास्ट करके अगर समझोगे चीज़ें कॉन्सेप्ट, पहली बार अगर कोई चैप्टर पढ़ रहे हो और वीडियो फास्ट करके पढ़ रहे हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। तुम आगे जाके इस चीज़ को पछताओगे। तुम बोलोगे सर अभी तो हमें मज़ा आ रहा है, हर एक चीज़ समझ आ रही है और हमारा समय भी बच रहा है, पर अभी तुम्हें नहीं समझ आएगा। ये गलती बहुत से स्टूडेंट मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि ये हमने गलती की। बाद में मैं उनको स्लो करके वीडियो देखने को बोलता हूँ तो बाद में उनको हर एक चीज़ समझ आ रही होती है। तो 2x करने पर अगर चीज़ें तुम्हें समझ आ रही हैं तो टेंशन मत लो, कुछ देर बाद तुम भूलने वाले हो, ऐसा तुम्हारे साथ होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। हमने पढ़ा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ेंगे 3.2.1 से लेकर 3.2.4 में। और उसके लिए हमें कुछ सैम्पल्स इकट्ठे करने पड़ेंगे इस चीज़ को, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल को पढ़ने के लिए। पहली चीज़ क्या है, एल्यूमिनियम को तुम्हारे को सैम्पल ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम का सैम्पल्स चाहिए। इन सैम्पल्स को इकट्ठा करने के बाद व्हाट हैपेंड, और हम जानेंगे कि क्या होता है अगर हम मेटल्स को हवा में बर्न करें, यानी कि एयर में बर्न करें तो मेटल्स के साथ क्या होगा। चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। पहला हम 3.2.1 पढ़ रहे हैं। और यू हैव सीन इन एक्टिविटी 3.8 दैट मैग्नीशियम बर्न इन एयर विद डेजलिंग वाइट फ्लेम, यानी कि तुमने 3.8 एक्टिविटी में देखा है कि जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो वाइट कलर की फ्लेम के साथ बर्न करता है। और डेजलिंग यानी कि चमकदार, जैसे वेल्डिंग करते हैं ना, वैसी चीज़ें देखने को मिलती है। डू ऑल द मेटल रिएक्ट इन द सेम मैनर, यानी कि अगर तुम मैग्नीशियम को देख रहे हो तो इस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो क्या सभी मेटल इस तरीके से बिहेव करते हैं कि नहीं, ये तुमसे सवाल है। लेट अस चेक बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। चलो चेक करते हैं कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके। जैसे कि एक्टिविटी 3.9 को हम देखेंगे तो यहाँ पे पहले तो वार्निंग दे रखी है। वार्निंग क्या है, द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, यानी कि टीचर की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, एक बड़े की ज़रूरत पड़ेगी जिसको साइंस की नॉलेज है और वो तुम्हारे पे ध्यान रखे, क्योंकि ये खतरनाक भी हो सकते हैं एक्सपेरिमेंट। इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट वेयर आई प्रोटेक्शन, और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा अगर वो ग्लासेस पहन ले अपने आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। होल्ड एनी ऑफ द सैम्पल टेकन अबव with a pair of tongs and try burning over a flame. Repeat with other metals samples, यानी कि जिस तरीके से मैग्नीशियम को हमने बर्न किया था एक चिमटे के साथ, इसी तरीके से हर एक मेटल के सैंपल जो हमने अभी इकट्ठा किया है उसको बर्न करना है। और उसके बाद हर एक मेटल के साथ ऐसा करना है और कलेक्ट द प्रोडक्ट इज़ फाउंड, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कलेक्ट कर लेना है। लेट द प्रोडक्ट एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन, और जो प्रोडक्ट हमें मिला है यानी कि जो राख मिली है उसको हमें कूल डाउन करने के लिए रख देना है। विच मेटल बर्न ईजिली, और तुम्हें बताना है कि कौन सा मेटल ईजिली यानी कि आसानी से जल गया। वट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न, और जौन सा मेटल जला तो उस टाइम पे उसने कौन सा कलर रिलीज़ किया, ये भी तुम्हें ऑब्जर्व करना है। हाउ डज़ द मेटल सरफेस अपेयर आफ्टर बर्निंग, और मेटल सरफेस जलने के बाद उसका सरफेस कैसा हो गया, यानी कि जलने के बाद उसका सरफेस कैसा दिख रहा है वो भी तुम्हें नोट करना है। अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में तुम्हें उसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करना है। आर दी प्रोडक्ट्स सोल्यूबल इन वाटर, और जो हमें प्रोडक्ट्स मिला है एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद, हमें रिएक्शंस करवाने के बाद उस प्रोडक्ट को तुम्हें वाटर में मिलाना है और देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट सॉल्यूबल है और कौन सा प्रोडक्ट सॉल्यूबल नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यानी कि अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगी, यानी कि मोस्ट ऑफ द मेटल अगर रिएक्ट करेंगे तो वो मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे। अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना मतलब बर्निंग करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल विद कॉपर, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर टू ऑक्साइड ए ब्लैक ऑक्साइड, और उसका रिजल्ट क्या आएगा, ब्लैक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया। यानी कि कॉपर को आग में हम जलाएंगे और O2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वहाँ पे कॉपर टू ऑक्साइड देखने को हमको मिलता है। सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा
4Al plus 3O2 gives 2Al2O3। तुम बोलोगे ये 4 कहाँ से आया, 3 कहाँ से आया, Al2O3 के आगे 2 कहाँ से आया। ये हमने रिएक्शंस बैलेंस की हैं, इसके कारण से ये देखने को हमको मिल रहा है। यानी कि एल्यूमिनियम को हमने बर्न किया तो क्या मिल रहा है हमको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखने को मिल रहा है। रिकॉल फ्रॉम द चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चैप्टर 2 को रिकॉल करो और हमें पता हो कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl के साथ कैसे रिएक्ट करता है। वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। हमने देखा है जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, बट सम मेटल ऑक्साइड्स सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, द जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एंड एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। यानी कि कुछ मेटल्स के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो दोनों बिहेवियर शो करते हैं। उनमें से एग्जांपल क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जो कि एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं। सच एज मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ acid as well base to produce salt and water are known as amphoteric oxides। यानी कि such metals oxides which reacts with both acids and bases, यानी कि कुछ मेटल्स ऑक्साइड ये होते हैं जो एसिड्स एंड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं, उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द फॉलोइंग मैटर विच एसिड्स एंड बेसिस। यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एसिड्स और बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इसकी इक्वेशन ये रही, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड्स के साथ रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम, तो हमारा बना रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2 रिलीज़ कर रहा है। ऐसे ही अगर हमारा एल्यूमिनियम बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट और H2 रिलीज़ करता है। मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। यानी कि मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, बट कुछ मेटल ऑक्साइड्स पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं जिसको हम एल्कलीज कहते हैं। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड्स डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलीज एज फॉलो। यानी कि सोडियम को अगर हम ऑक्साइड्स को अगर हम वाटर में मिलाएं तो ये NOH क्रिएट करेगा, और पोटेशियम ऑक्साइड्स को अगर हम मिलाएं तो ये KOH एक्वस क्रिएट करेगा। We have observed in activity 3.9 that all the metal do not react with oxygen at the same rate। यानी कि हमने 3.9 एक्टिविटी में देखा है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी ऑक्सीजन के साथ सेम रेट पे रिएक्ट नहीं करते हैं। डिफरेंट मेटल शोज डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। यानी कि अलग अलग मेटल्स अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं ऑक्सीजन के साथ। When metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in the open। यानी कि जैसे पोटाशियम और सोडियम हो गया, अगर ये इसकी बात करें रिएक्टिविटी की तो ये बहुत ज़्यादा विग्रस रिएक्टिविटी शो करते हैं और कई बार आग पकड़ लेते हैं। Hence to protect them and to prevent accidental fire they are kept immersed in kerosene oil। इसी कारण से इनकी फायर पकड़ने की प्रॉपर्टी के कारण सोडियम और पोटाशियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। At ordinary temperature, the surface of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. are covered with thin layer of oxide। यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक लेड के जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्साइड की लेयर से कवर हो जाते हैं। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। और जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ऑक्साइड्स की, इसको फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करती है। और द आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, मतलब आयरन को अगर हम जलाएं तो वो जलता नहीं है, बट जो आयरन की फीलिंग्स होती है, आयरन की पाउडर समझ लो, बर्न करते हैं तो विग्रसली ये स्पार्कलिंग के साथ बर्न होता है। यानी कि जैसे पटाखे फुलझड़ियाँ होती हैं वैसे बर्न होती है, वैसे ही सेम एज ये बर्न होता है। कॉपर डज नॉट बर्न, यानी कि कॉपर जलता नहीं है, बट द हॉट मेटल इन कोटेड विद ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। यानी कि जो गोल्ड और सिल्वर की रिएक्टिविटी है ऑक्सीजन के साथ लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर किसी पे भी नहीं देखने को मिलती है। डिड यू नो एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम डेवलप ए थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड coat makes add resistance to further corrosion। The resistance of
The resistance can be improved further by making the oxide layer thicker. During anodizing, a clean aluminium article is made the anode and is electrolyzed with dilute sulfuric acid. The oxygen gas evolved at anode react with aluminium to make a thick protective oxide layer. This oxide layer can be dyed easily to give aluminium articles an attractive finish. यानी कि एल्यूमिनियम का जो होता है थिन लेयर ऑक्साइड का उसको प्रोटेक्ट करता है, पर उसी लेयर को एनोडाइजिंग प्रोसेस के द्वारा अगर हम मोटा कर दें तो वो और दिन तक चलेगा, और जो ये आर्टिकल्स होते हैं इसको अच्छी लुक भी देता है, शाइनी लुक भी देता है, coating of aluminium. After performing 3.9 activity, you must have observed that the sodium is most reactive of the sample of the metal taken here. यानी कि जितने मेटल्स अभी हमने कलेक्ट किए थे शुरुआती दौर में, उसमें से सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है. द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज़ लेस विगरस, और मैग्नीशियम जो है वो बहुत कम रिएक्ट करता है, इम्प्लाइंग दैट इट इज़ नॉट एज रिएक्टिव एज सोडियम. यानी कि ये सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है. बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर और लेड. और ऑक्सीजन के साथ बर्न करने पे हमारा जिंक, आयरन, कॉपर और लेड की रिएक्टिविटी हमें ज़्यादा कुछ खास पता नहीं लग रही है. लेट अस सी सम मोर reactions to arrive at a conclusion about the order of reactivity of these metals. यानी कि हम कुछ और एक्सपेरिमेंट्स करेंगे इन सभी जिंक, आयरन, कॉपर, लेड की रिएक्टिविटी को जानने के लिए, जो कि है व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर. यानी कि वाटर के साथ अगर हम मेटल्स को रिएक्ट करवाएं तो क्या चीज़ होने को देखेगी. यहाँ पे एक वार्निंग है, दिस एक्टिविटी नीड टीचर्स असिस्टेंस. यानी कि यहाँ पे हमारे को टीचर्स की असिस्टेंस चाहिए. ये एक्टिविटी 3.10 क्या कहता है, कलेक्ट द सैंपल ऑफ सेम मेटल एज एक्टिविटी 3.9. यानी कि एक्टिविटी 3.9 की तरह ही हमें सैंपल्स कलेक्ट करने हैं उन मेटल्स का, और पुट स्मॉल पीसेस ऑफ सैंपल सेपरेटली इन बीकर हाफ फिल्ड विद कोल्ड वाटर. यानी कि हर एक सैंपल को अलग अलग बीकर में डाल के बीकर को हाफ फिल्ड कर देना है कोल्ड वाटर से. विच मेटल रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, और कौन सा मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है. अरेंज दैम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर, और इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में कोल्ड वाटर के साथ लिख देनी है. डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर. यानी कि कोई ऐसा मेटल है जो फायर पकड़ रहा है वाटर में जाने के बाद. इसका जवाब आपको आगे मिलेगा. डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, और कोई मेटल ऐसा है जो कुछ टाइम के बाद फ्लोट करने लग रहा है पानी के ऊपर. पुट द मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन ए बीकर हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर, और जो मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट कर रहे हैं उनको हॉट वाटर में बाद में डाल देना है उसकी रिएक्शन के लिए. फॉर द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर, अरेंज द apparatus as shown in figure 3.3. ऑब्जर्व their reaction with the steam after as shown in figure steam. which metal did not react even with steam. यानी कि जो मेटल्स हॉट वाटर के साथ भी नहीं रिएक्ट करेंगे उनको स्टीम में यानी कि गर्म भाप में डालने रिएक्ट करवाना है, और देखना है कि वो गर्म भाप के साथ रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं. अरेंज द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद वाटर, और इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में वाटर की रिएक्टिविटी के साथ अरेंज करना है हमको. और यहाँ पे हमारे को कुछ एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, कुछ सेटअप दे रखे हैं, जो कि हमारा 3.3 सेटअप है, इसके बारे में बात की जा रही थी. मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. यानी कि जो भी मेटल्स होते हैं वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं. मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिसॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड. यानी कि जो मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो और ज़्यादा सॉल्युबल होने के बाद मेटल हाइड्रोक्साइड्स क्रिएट करते हैं. बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. बट कुछ मेटल्स होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. मेटल को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और अगर मेटल ऑक्साइड भी सॉल्युबल है वाटर के अंदर तो वो वाटर के साथ सॉल्युबल होकर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है. मेटल लाइक पोटाशियम, सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर. यानी कि जो पोटाशियम और सोडियम है ये बहुत तेज़ी से वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं. इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली एंड कैचेस फायर.
और इतनी ज़्यादा तेज़ रिएक्शन होती है कि ये हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करती है और वहाँ पे आग लग जाती है पानी के अंदर ही। अगर पोटेशियम को वो H2O के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस रिलीज हो रही है और हीट रिलीज़ हो रही है, यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सेम एज सोडियम के साथ है और ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज़ लेस वायलेंट। जो कैल्शियम का वाटर के साथ रिएक्शन है वो लेस वायलेंट है। द हीट इवॉल्व इज़ नॉट सफिशिएंट। और जो हीट निकलती है वो भी ज़्यादा नहीं निकलती फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। और हाइड्रोजन के फायर कैच करने के लिए उतनी हीट नहीं निकलती है। कैल्शियम का और H2O का रिएक्शन देखें तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलती है, पर हीट इतना नहीं निकलता कि वहाँ पे फायर कैच करे। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। और कैल्शियम फ्लोट करने लग जाता है वाटर के साथ रिएक्शन पे, क्योंकि जो बबल्स होते हैं हाइड्रोजन के वो कैल्शियम के सरफेस के साथ स्टिक कर जाते हैं। मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इट रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम की रिएक्शन नहीं होती है, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। और सेम एज कैल्शियम, मैग्नीशियम भी सरफेस के ऊपर, वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन के बबल हैं उसके साथ, उसके सरफेस के साथ स्टिक कर जाते हैं। मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट विद cold and hot water but they react with steam to form metal oxides and hydrogen। और ये जो मेटल्स हैं ये ना कोल्ड वाटर ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। एल्यूमिनियम प्लस H2O गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और आयरन भी सेम एज ऐसे रिएक्ट करेगा और आयरन ऑक्साइड बनाएगा। मेटल्स सच एज लेड, कॉपर, जिंक, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। और ये सब वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। What happens when metal reacts with acid। और ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है कि जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट एंड हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। बट डू ऑल मेटल रिएक्ट विद सेम मैनर। क्या सभी मेटल्स इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं, यानी कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं? चलो इसको फाइंड करते हैं। लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी 3.11 में हम देखने जा रहे हैं कलेक्ट दी ऑल मेटल सैंपल एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम अगेन। यानी कि वो सभी सैंपल्स इकट्ठे करने हैं एक्सेप्ट सोडियम और पोटाशियम के। इफ़ द सैंपल आर ट्रेनिश्ड रब दैम क्लीन विद सैंड पेपर। और उनसे अगर वो जो सैंपल्स हैं आपके वो गंदे दिख रहे हैं तो उसको आपने सैंड पेपर से रब करके इसको क्लीन कर लेना है। और यहाँ पे वार्निंग ये है कि डू नॉट टेक सोडियम एंड पोटाशियम एज दे रिएक्ट विग्रेसली इवन विथ कोल्ड वाटर। और हमें यहाँ पे सोडियम एंड पोटाशियम नहीं लेना है। पुट द सैंपल सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और सभी सैंपल्स को परखनली टेस्ट ट्यूब में आपने रख लेना है और उसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है। Suspend thermometer at in the test tube so that their bubbles are dipped inside the acid। और उसके अंदर एक थर्मामीटर सस्पेंड करना है जिसके कारण उनके जो बबल्स हैं वो एसिड्स के अंदर डिप हो सकें। ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स को अच्छे से नोट करना है। विच मेटल रिएक्ट्स विग्रसली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो मेटल्स विच मेटल्स रिएक्ट विग्रसली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और कौन सा मेटल ऐसा है जो हाइड्रोक्लोरिक के साथ एसिड के साथ विग्रसली यानी कि बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर रहा है। विद विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाइएस्ट टेम्परेचर। और किस मेटल की रिएक्शन के बाद हाइएस्ट टेम्परेचर तुम्हें देखने को मिल रहा है। अरेंज द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड। और इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने लगानी है। Write the equation for the reaction of magnesium, aluminium, zinc and iron with dilute hydrochloric acid। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन का जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो रिएक्शन हो रही है उसका आपने इक्वेशन लिखना है। हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। और कभी भी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी जब हम मेटल्स को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं।
इट इज़ बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइजेज H2 टू प्रोड्यूस वाटर, और ये H2 को, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी कि ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीजन ऐड कर देता है, जो कि हाइड्रोजन गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर के अंदर, एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस्ड टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये किसी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड में यानी कि खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है, जैसे कि NO2, NO और N2O में। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन, और ये जो दो मेटल हैं ये थोड़ा जो हमारा हाइड्रोजन है वो रिलीज़ करते हैं जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। You must have observed in activity 3.11 that the rate of the formation of bubble was the fastest in case of magnesium, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल जो है मैग्नीशियम के केस में हमने ऑब्जर्व किया है सबसे ज़्यादा होता है। द रिएक्शन वॉज ऑल्सो द मोस्ट एक्जोथर्मिक इन केस, और मैग्नीशियम की एसिड के साथ रिएक्शन जो है वो मोस्ट एक्जोथर्मिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा हीट उसी टाइम रिलीज़ हुई थी। द रिएक्शन वॉज ऑल्सो द मोस्ट एक्जोथर्मिक इन दिस केस। द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, यानी कि सबसे रिएक्टिव मैग्नीशियम है, देन एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक एंड आयरन। In the case of copper, no bubble were seen and the temperature also remained unchanged. इन केस ऑफ कॉपर हमने क्या देखा कि बबल्स भी नहीं फॉर्म हो रहे और वहाँ पे ज़्यादा कोई टेम्परेचर में चेंज देखने को भी नहीं मिल रहा है। दिस शोज द कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो कॉपर है वो एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। डिड यू नो एक्वा रेजिया, यानी कि लैटिन फॉर रॉयल वाटर, इज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन रेशो ऑफ 3.1, यानी कि एक्वा रेजिया जो वर्ड है वो लैटिन में हम रॉयल वाटर कहते हैं। ये किसका मिक्सचर होता है? 3:1 रेशो ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड को कहते हैं। इट कैन डिजॉल्व गोल्ड इवन थ्रू नाइदर ऑफ दीज एसिड कैन डू सो अलोन, यानी कि ये गोल्ड को भी डिज़ोल्व कर देता है। एक्वा रेजिया इज़ हाईली क्रोजिव, और ये बहुत ज़्यादा हाईली क्रोजिव है। फ्यूमिंग लिक्विड, यानी कि फ्यूम्स क्रिएट करता है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रीएजेंट्स दैट इज़ एबल टू डिज़ोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, और ये एक ऐसा रीएजेंट है जो गोल्ड और प्लेटिनम दोनों को डिज़ोल्व कर देता है, इतनी ताकत रखता है। हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, और कोई भी मेटल किसी और मेटल सॉल्ट्स के रिएक्शन सोल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। एक्टिविटी 3.12 में क्या कह रहा है हमें? टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड एन आयरन नेल, हमें एक कॉपर की वायर और एक कांटी लेनी है। बट द कॉपर वायर इन द सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड आयरन नेल इन द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टेकन इन टेस्ट ट्यूब, यानी कि कॉपर वायर को हमको आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में रखना है और आयरन नेल को हमें कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रखना है, और हमारे को 20 मिनट बाद ऑब्जर्वेशन नोट करनी है। इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट ए रिएक्शन इज अकर्ड, और किस टेस्ट ट्यूब में तुम्हें देखने को मिल रही है रिएक्शन हो रही है। ऑन वट बेसिस कैन यू से दैट ए रिएक्शन हैज़ एक्चुअली टेकन प्लेस, और किस बेसिस पे तुम कह रहे हो कि कोई रिएक्शन वहाँ पे हो रही है। कैन यू कोरिलेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द एक्टिविटी 3.9, 3.10 एंड 3.11, और अपनी ऑब्जर्वेशन को क्या तुम रिलेट कर पा रहे हो इन एक्टिविटीज़ के साथ। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट हैज़ टेकन प्लेस, और जो रिएक्शन हुई है उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने लिखनी है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, और उस रिएक्शन की टाइप भी आपने लिखनी है। और हमने पहले भी पढ़ा है कि जो रिएक्टिव मेटल होता है वो नॉन रिएक्टिव मेटल, यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट में से। रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन द सोल्यूशन ऑफ मोल्टेन फॉर्म। वी हैव सीन द प्रीवियस सेशन दैट ऑल द मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, और हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि जो सभी मेटल्स हैं वो एक जैसा रिएक्शन नहीं शो करते हैं, एक जैसी रिएक्टिविटी नहीं शो करते हैं। वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल विद ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड, और अलग अलग मेटल्स का हमने रिएक्टिविटी देखा है ऑक्सीजन के साथ, पानी के साथ और एसिड्स के साथ।
बट ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद दीज रीएजेंट्स, यानी कि जो सभी मेटल्स हैं वो हर एक रीएजेंट्स के साथ यानी कि ऑक्सीजन, वाटर, एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करते। कई मेटल ने किया और कई मेटल्स ने इनके साथ रिएक्शन नहीं किया। सो वेयर वी नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल्स सैम्पल्स वी हैड कलेक्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। इसी कारण से सभी मेटल को हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी में नहीं शो किया, क्योंकि पर्टिकुलर रिएजेंट्स के साथ कई मेटल रिएक्ट कर रहे थे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडीड इन चैप्टर 1 गिव बेटर एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। और चैप्टर 1 में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है, जिसके अंदर बताया गया है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, और रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल के बारे में हमने पढ़ा है कि मोर रिएक्टिविटी जो मेटल होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सोल्यूशन में, सॉल्ट वाले सोल्यूशन में उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। इट इज़ सिंपल एंड ईजी इफ मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, इट इज़ मोर रिएक्टिव दैन अदर मेटल। यानी कि अगर मेटल ए मेटल बी को उसके सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर रहा है तो इसका मतलब ये है ए ज़्यादा रिएक्टिव है और बी कम रिएक्टिव है। मेटल ए प्लस सॉल्ट ऑफ सोल्यूशन बी, सॉल्ट ऑफ सोल्यूशन ए प्लस मेटल बी, यहाँ पे रिएक्शन शो किया गया। विच मेटल, कॉपर और आयरन, इज़ मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन इन 3.1। यानी कि कॉपर और आयरन में से कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तुम्हारे ऑब्जर्वेशन से तुम्हें बताना है। और यहाँ पे हमने देख रखा है कि यहाँ पे हमने जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सोल्यूशन, यहाँ पे जो हमने आयरन नील को एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में मिलाया था, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का पहले तो कलर गायब हो गया, दूसरी चीज़ जो नेल थी यानी कि कांटी थी वो कोरोड हो गई, यानी कि जंग लग गई उस कांटे के ऊपर। और हम देखने जा रहे हैं द रिएक्टिविटी सीरीज़, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ डिफरेंट मेटल्स, जो कि हमें देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सवाल इसने पूछा है कि कॉपर और आयरन में से मोस्ट रिएक्टिव कौन है। तो इस सीरीज़ में हम देखेंगे कॉपर कहाँ पे है और आयरन कहाँ पे है, तो हमें देखने को मिल जाएगा आयरन ऊपर है, यानी कि ये आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। इसी के कारण जब हम आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ करवाते हैं तो वहाँ पे रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलती है और आयरन कॉपर को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। इस सीरीज़ को याद करने के लिए मेरे पास एक निमोनिक है, जिससे आपको ये सीरीज़ अच्छे से याद हो जाएगी। और ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंट इक्वेशन और डिफरेंट सवाल लगाने के लिए। पहले नंबर पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड है। ऊपर वाले जो पोटेशियम वो मोस्ट रिएक्टिव है, नीचे आएंगे तो गोल्ड हमको देखने को मिलेगा जो कि लीस्ट रिएक्टिव है। इस सीरीज़ को याद करने के लिए हमारे पास कई सारे निमोनिक देखने को मिलते हैं। हमारा यहाँ पे इसके लिए निमोनिक ये हो सकता है कि केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, क्यों हांगकांग आगे आए या आऊँ। क्यों हांगकांग पूछ रहा है हांगकांग की मैं क्यों आगे आऊँ, यानी कि एच तक एक निमोनिक हो गया और ये 4 वर्ड के लिए अलग निमोनिक हो गया। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, क्यों हांगकांग आगे आऊँ। ये याद करने की आपके लिए ट्रिक होगी। ये जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चंस आपने ज़रूर से लगाने हैं और मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है कि आपने इन क्वेश्चंस को लगाया कि नहीं। अगले सेशन में हम देखने वाले हैं हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, वो हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।